जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितना ध्यान सरकार महिला सशक्तिकरण पर देती है उतना ही महत्व जितने भी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो CGPSC हो या फिर हमारे यहाँ व्यापम हो, है ना, इसमें जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, वो भी उतना ही ध्यान महिलाओं की योजनाओं के संदर्भ में देते हैं। महिलाओं से संबंधित योजनाएं या उनके लिए चलाई जा रही किसी भी कार्यक्रम को हमेशा पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। तो ये सेशन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक लखपति दीदी योजना को हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इस स्कीम के बारे में। आज हम बाकी जो योजनाएं हैं जो लेटेस्ट है और हमेशा समाचारों की सुर्खियों में बने रहते हैं, ऐसी महिलाओं से संबंधित योजनाओं को हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात, आपने एक वर्ड सुना होगा ज्ञान, यानी कि GYA और N। इसका फुल फॉर्म में लास्ट में आपने देखा होगा कि N का मतलब होता है नारी, यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो गवर्नमेंट इन चार चीज़ों पर जब फोकस कर रही है तो इसका वेटेज और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक है अन्नदाता। इन दोनों टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नमो ड्रोन दीदी योजना से इसकी शुरुआत आज करते हैं। देखिए, बहुत ही रिसेंट की योजना है, लेटेस्ट योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 30 नवंबर सन 2024 को हुई है। मतलब मुश्किल से 6 महीने अभी हुए, कंप्लीट हुए इसे। और इसका मंत्रालय है कौन सा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि नमो ड्रोन दीदी योजना, है ना, तो ये तो महिला से संबंधित है। तो अक्सर आपके दिमाग में क्या आएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रोन से आप सीधा सा मतलब निकालिए कि फसलों में खाद से संबंधित है, तो यह किससे है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से। ऐसे थोड़े से लिंक निकाल करके पढ़ने और समझने की कोशिश आपको करनी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यदि आपने लखपति दीदी योजना को अच्छे से समझा होगा तो उसका उद्देश्य क्या है कि SHG जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को, है ना, उसमें से महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए तक की उनकी आय को निश्चित करना है विभिन्न माध्यमों से। उसमें से ही एक घटक है यह ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अब जो हमारा DNRLM योजना है ना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह पहल किया गया है। और इसमें 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। मतलब 15,000 SHG को सशक्त बनाने के लिए उनमें से किसी सदस्य को पायलट बनाया जाएगा, ड्रोन पायलट, और उसके तहत वो क्या करेंगे, ये SHG पैसा प्राप्त करेंगे, उनकी आर्थिक लाभ होगी उनको। ठीक है, तो वित्त पोषण क्या है? तो इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मतलब 100% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार की होगी। और इसकी अवधि क्या है, लक्ष्य क्या है कि 2024 से 2026 तक देश भर के 15,000 SHG की सहायता प्रदान करना है। मतलब इन SHG को हमें सहायता प्रदान करना है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि आखिर किस माध्यम से इनको लाभ पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, ड्रोन खरीदने के लिए जो भी कॉस्ट होगी उसमें SHG मान लीजिए वो 8 लाख तक का उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा 80% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब उसका 80% सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 20% को SHGओं को वहन करना होगा। और वो आसानी से वो लोन के माध्यम से कर सकते हैं। अब लोन से क्या याद आ रहा है? SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो आपने SHG के समय पढ़ा होगा, है ना, तो उसके माध्यम से क्या करेंगे, वो लोन ले लेंगे। अब इसमें क्या दिया जाता है? इसके प्रत्येक ड्रोन के पैकेज में एक स्प्रे असेंबली होगी जिसका छिड़काव करेंगे, फिर बैटरी, है ना, फिर कैमरा होगा,
फिर चार्जर होगा और माप का उपकरण भी इसके साथ असेंबल होगा। फिर प्रत्येक एसएचजी से एक सदस्य को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी मेंबर को एक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद वो बाकी मेंबरों को धीरे धीरे प्रशिक्षित कर सकती है। 15 दिन के प्रशिक्षण में पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए। एक हिसाब से इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, फिर इनको सब्सिडी भी, वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है ना, ताकि ये अपना आत्मनिर्भर बन सके, साल में 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सके। तो ये हमने देखा नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। दूसरा, नंदिनी सहकार योजना। अब ये इसलिए ज़रूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने देखा होगा आपके आजीविका के सेक्शन में क्या है, सहकारिता वर्ड आया है ना। तो सहकारी समितियों के बारे में हमने तो बहुत डिटेल से पढ़ा, तो उनसे संबंधित ये महिलाओं के लिए जो योजना है, ये भी 5 स्टार इसको लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखिए, नंदिनी सहकार योजना हम कहते हैं तो सहकार से आप समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं ये सहकारिता से संबंधित तो होगी यह योजना, ठीक है। अब ये क्या होगी, महिला सहकारी समितियों से संबंधित होगी, हर सहकारी समितियों से संबंधित नहीं होगी। इसको थोड़ा सा आपके माइंड में रखना है। अब ये मंत्रालय किससे संबंधित होगा, तो बिल्कुल सहकारिता मंत्रालय, जो लेटेस्ट मंत्रालय है अभी, है ना, नवीनतम मंत्रालय है। अब इसमें पात्र कौन कौन होंगे, देखिए, सहकारी समिति को कम से कम 3 महीने से परिचालन में होना चाहिए, मतलब 3 महीने से उसका गठन हुआ हो चुका हो। पात्र महिला सहकारी समितियों को राज्य या केंद्र अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। अब ये पंजीकरण वाली प्रोसेस को हमने सहकारी जब समिति के बारे में हम पढ़ रहे थे बहुत डिटेल से देखा था। राज्य के लिए अलग कानून होता है और केंद्र सरकार जो बनाती है उसके लिए अलग कानून के तहत इनका क्या होता है, पंजीकरण होता है। प्राथमिक सदस्यों के रूप में न्यूनतम 50% महिलाएं होनी ही इसमें चाहिए। फिर इनको भी क्या दिया जाएगा, अनुदान, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। वित्तीय सहायता के लिए किसी प्रकार की न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। तो चलिए, ये तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ये भी 5 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी पात्रताओं के संबंध में पूछा जा सकता है या सीधे सीधे अमाउंट के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई। मंत्रालय ऑब्वियस सी बात है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि मातृ स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, पहला तो ये हो गया। अब जो भी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, है ना, प्रेग्नेंट जब रहती है या फिर प्रेग्नेंट होने के बाद स्तनपान कराती है, बच्चों को मिल्क फीड कराती है, उस दौरान क्या करती है, मान लीजिए वो जॉब में है सपोज, ठीक है, तो जॉब में जब रहेगी, वो घर में रहेगी तो उसको पेमेंट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ ये फैसिलिटी गवर्नमेंट जो जॉब करने वाली महिलाओं के लिए है। मान लीजिए वो किसी प्राइवेट लेबर है ना, या मनरेगा में काम कर रही है, क्या कोई और दूसरी प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रही है गवर्नमेंट कि जब वह घर में रहेगी, काम नहीं करेगी, तो जो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या देगी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अब इसमें एक चीज और भी होता है कि आप अब घर में उनका प्रसव ना करा करके आप मजबूरन अब हॉस्पिटल जाते हैं, ताकि एक सुरक्षित प्रसव का लाभ महिला को मिल सके। और जब आप संस्थागत प्रसव होगा हॉस्पिटल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, है ना, ये संस्थागत प्रसव है, तो इस जगह में क्या होगा, पहले तो वो जाने के लिए भी मजबूर होंगे कि नहीं जाएंगे तो उनको ये वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। घर में होने वाले प्रसव के लिए नहीं है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है इसमें, है ना। इसीलिए इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, और बच्चों के टीकाकरण को भी बढ़ावा मिलेगा इसमें, है ना। अब लाभार्थी कौन कौन होंगे, देखिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं
जो अपने पहले जीवित बच्चे को जन्म देने वाली है। मतलब जो भी महिला गर्भ धारण करती है, पहले वो जाके अपना पंजीकरण कराएगी कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ एज अ लेडी, है ना। फिर वो क्या करेगी, उसके बाद जब बच्चा जन्म होगा उसके बाद फिर वो तो पता ही चल जाएगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, है ना। उसके बाद जब वो बच्चों को फीड कराएगी, मिल्क फीड कराएगी, तब इस हिसाब से क्या करते हैं, 3 स्टेज में इनको पैसा का क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह योजना सिर्फ पहले बच्चे के लिए है, नहीं तो कुछ लोग इसको ही रोजगार बना लेंगे, है ना। सिर्फ पहले बच्चे के लिए है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे तीसरे बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए ये नहीं है, वो भी कंडीशनल है। फिर दूसरे बच्चों में फिर लड़की ही होनी चाहिए तब वो दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह सिर्फ पहले जीवित बच्चे के लिए योजना है। अब देखिए, सरकारी क्षेत्र में जो आने वाली माताएं हैं वो शामिल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें ऑलरेडी ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चलिए, अब इसमें नगद प्रोत्साहन का जो अमाउंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लेना, वो तो अंडरस्टूड है आप लोग के लिए। अब देखिए, इस मातृवंदना योजना के तहत 5,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और योजना है जिसको क्या बोलते हैं, जननी सुरक्षा योजना। इसके तहत क्या होता है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। काफ़ी पुरानी योजना है ये, है ना। लेकिन इसमें क्या होता था कि 1,000 रुपये के आसपास इनको मिलता था जननी सुरक्षा योजना में। तो जो मातृवंदना योजना में 5,000 रुपये मिल रहा है ना, तो उनको जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार एक महिला को 6,000 रुपये औसतन मिलते हैं। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत कितनी राशि सहायता राशि दी जाती है, तो वह 5,000 ही आएगा। जब इसमें जननी सुरक्षा योजना इंक्लूड हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तब टोटल अमाउंट हो जाता है 6,000 रुपये। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वहन करती है व्यय का। तो इसमें 60:40 का क्या होता है, अनुपात इसमें रहता है। चलिए, अब हम आते हैं मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य। देखिए, ये कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहने वाली योजना नहीं है। इसको शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वो बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी स्कीम चलाते हैं उसको मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्कीम में बांट दिया। मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मिशन वात्सल्य किससे संबंधित होगा, जो बच्चों की योजनाएं होती है उनसे संबंधित हो जाएगी। मिशन पोषण, जितने भी योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित हैं, वो किस में आ जाएंगे, मिशन पोषण 2.0 में आ जाएंगे। और मिशन शक्ति के अंतर्गत जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो भी योजनाएं बनाई गई है वो मिशन शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड को जानना जरूरी है कि ये पूछ लिया जाएगा कि मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है ना। तो उसमें बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे। तो ये क्या है, ये महिला एवं बाल विकास की योजनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपका कॉन्सेप्ट अब हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत, है ना, ये मिशन शक्ति के अंतर्गत हमें देखना है, एक होता है संबल और दूसरा होता है सामर्थ्य। इन 2 प्रकार की मिशन शक्ति को वर्गीकृत कर दिया गया है ना। तो संबल के अंतर्गत क्या है, देखिए, 1 स्टॉप सेंटर चलाते हैं,
नारी अदालत का निर्माण किया गया है, महिला हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं इसमें शामिल है। किसमें? मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल में। दूसरा, मिशन शक्ति को ही दूसरे भाग में डिवाइड किया गया है, वो है सामर्थ्य। तो अभी हमने देखा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इसमें शामिल हो गया। शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प, ये सभी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और ये सभी किस में आ गए? सामर्थ्य में आ गए। ठीक है, ये आपको नाम को कम से कम याद रखना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मिशन पोषण 2.0, इसमें जितने भी पोषण अभियान से संबंधित कार्यक्रम को इसके अंतर्गत रखा गया है, ये हो गया। फिर मिशन वात्सल्य हमने देखा कि जो भी बाल कल्याण सेवाएं हैं और बाल संरक्षण सेवाओं पर ध्यान देने के लिए इस मिशन वात्सल्य को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा। जब भी ये वर्ड आएंगे तो आपको अब घबराना नहीं है। फिर हम आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमेशा चर्चा में रहने वाला योजना है ना। भले ही इसकी शुरुआत 2016 में हुई हो, लेकिन यह हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो देखिए, अब अगले साल यह 10 साल का हो जाएगा, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को। मंत्रालय कौन सा हुआ? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब इसमें हमें पता है कि उज्ज्वला योजना के तहत हम क्या करते थे? फ्री में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाता है। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगाया गया कि महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं हैं, ये अभी भी कंडे और लकड़ियों के माध्यम से अपने चूल्हे जलाकर भोजन पकाती है। तो इससे महिलाओं को डायरेक्टली क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट होता है, उनको बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं और होते भी थे। इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना को लेकर आया ताकि महिला का सशक्तिकरण किया जा सके। पहला, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके और जितने भी अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन का हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मिट्टी तेल का यूज़ कर रहे हैं, है ना, चाहे वो कंडे जलाएं, तो इनके माध्यम से जो होने वाली अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, इनको दूर कर मृत्यु दर को हमें क्या करना था? कम करना था। अब ये है लाभार्थी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें लाभार्थी कौन होते हैं। तो देखिए, एससी परिवार, एसटी परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप में रहने वाले लोग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ। अब ये सभी क्या है? इसमें रहने वाले बीपीएल परिवार ही क्या होंगे? उन महिलाओं के नाम पर क्या किया जाएगा? एलपीजी कनेक्शन को जारी किया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने भी हमने वर्ग देखे है ना भाई, जितने भी हमने वर्ग देखा, इसके अंतर्गत आने वाले लोग जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते होंगे, उनकी घर की महिला के नाम पर कनेक्शन दिया जाएगा। तो इन पात्र जो वर्ग हैं उनको आपको याद रखना है, लाभार्थियों को याद रखना है। अब इसमें नगद सहायता क्या दी जाती है? जब भी कोई कनेक्शन होगा लेगा तो उनको तो फ्री कनेक्शन दिया जाएगा, है ना। दूसरी ओर उनको 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये हो गया। और दूसरी ओर जो महिलाएं होंगी वो 18 वर्ष से ऊपर की महिला के नाम पर यह कनेक्शन दिया जाएगा। तो 1600 रुपये की वित्तीय सहायता को आपको याद रखना है। फिर आते हैं उज्ज्वला योजना 2.0। अब जब भी 2.0 की बात करते हैं हम, तो ये समझना है कि किसी भी योजना को उसकी कमियों पर सुधार करके या पहली योजना से जो हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2.0 यानी कि फिर से उसको लॉन्च किया जाता है 2.0 के नाम से। बस वही योजना है कि उज्ज्वला योजना में जितने भी जो लाभार्थी थे जो छूट चुके थे, है ना, और एक तय लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद गवर्नमेंट ने फिर एक लक्ष्य नया स्थापित किया, एक नया टारगेट, एक नया गोल स्थापित किया, उसको अचीव करने के लिए उज्ज्वला 2.0 लाया गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? एक नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा और खासकर जो प्रवासी परिवार है ना, उन पे ध्यान दिया जाएगा। अब प्रवासी परिवार क्या होते हैं?
जो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं। आपने देखा होगा हमारे राज्यों से ही काफ़ी सारे परिवार कृषि कार्य संपन्न करने के बाद बड़े बड़े शहरों में नोएडा, गुरुग्राम, पंजाब, हरियाणा यहाँ कमाने के लिए जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में उनके पास यदि छत्तीसगढ़ में भी वो इसके लाभार्थी नहीं है और वहाँ जाने के बाद तो और उनको दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसे जो प्रवास करने वाले हैं प्रवासी लोगों को परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें लाभ क्या मिलेंगे, तो वही एलपीजी का निःशुल्क कनेक्शन तो दिया ही जाएगा, साथ ही उनको पहली रिफिल दी जाएगी और हॉट प्लेट भी मुफ्त दिया जाएगा, मतलब गैस चूल्हा भी उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज जाना समझा महिलाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में हमने ब्रीफ और एक डिटेल्ड डिस्कशन किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अभी जो और अगले स्कीम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी आप देख रहे हैं यदि आपके जो फ्रेंड सर्कल में एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक बार शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, किसी को हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा ही। नेक्स्ट सेशन में हम युवाओं की बात करेंगे, युवा से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।